आज की वीडियो के अंदर एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसका बोर्ड एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है और उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। और इसके अंदर देखो हम 4 एप्लीकेशंस की बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक आपका डिलीटेड है सॉलिड स्फीयर, उसकी भी आखिरी में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है और उसके ऊपर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है गॉस थ्योरम का यूज करते हुए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारे पास मान लेते हैं कि एक इनफाइनाइट वायर है। इस तरीके से आपके पास ये मैंने यहाँ पे ये वायर कंसिडर कर लिया और ये वायर कैसा इनफाइनाइट है, सिलेंड्रिकल होता है वायर। बट इस वायर के ऊपर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी चार्ज तो वायर के ऊपर है, यानी चार्ज किसके अंदर है, किसके अंदर है, 1D में होने वाला है। तो यहाँ पे चार्ज की क्या आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी आने वाली है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लेमडा, क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि किसी भी वायर की लेंथ पे चार्ज हम स्टोर करवाते हैं तो लेमडा आती है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आप लेंथ छोटी लोगे तो चार्ज कम स्टोर हो जाएगा, बट लेमडा हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। सेम अगर आप देखोगे कि एक वायर है, इस वायर की क्या होने वाली है, लेंथ होने वाली है। इसके ऊपर हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो चार्ज आपका किसी वायर के ऊपर है, मतलब चार्ज किस में है, 1D पे है, ठीक है। और वायर कैसा, इनफाइनाइट है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है गॉस थ्योरम का यूज करते हुए। याद रखना गॉस थ्योरम क्या कहता है कि चार्ज आपका 3D में क्लोज होना चाहिए। अभी तो चार्ज क्या है, 1D में, यानी यहाँ पे हम चार्ज को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, 3D गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और कैसे सरफेस बना लेंगे, सिलेंड्रिकल। तो ये मैंने यहाँ पे सिलेंड्रिकल क्या बना ली, गॉसियन सरफेस बना ली। और इस सिलेंडर की लेंथ L ले ली और इसके अंदर इतनी L लेंथ, वायर की भी L लेंथ होगी और इसके अंदर चार्ज कितना स्टोर होगा, Q। तो यहाँ पे आपके पास इसका लेमडा कितना आएगा, लेमडा आ जाएगा Q/L, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो वायर इनफाइनाइट है बट हमने इतना सा L लेंथ का वायर कंसिडर किया और उसको क्लोज किया, उसके अंदर चार्ज Q है। अगर मान लो आप डबल लेंथ ले लेते 2L तो चार्ज कितना स्टोर होता, 2Q होता। बट लेमडा क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। क्लियर है। तो आपका चार्ज क्या हो गया, सिलेंडर के अंदर आपके पास क्लोज हो गया 3D गॉसियन सरफेस में। और इस वायर से r डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, इस P पॉइंट पे मान लो r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे ये जो r होगी यही सिलेंडर की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले तो क्या करेंगे, सिलेंडर का नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालेंगे। कि आपके पास देखो ये वायर है, इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इधर पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इधर जाएगी या अंदर जाएगी या बाहर आएगी या इधर जाएगी। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी नहीं। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएगी तो इस सर्किल का फ्लक्स कितना होगा, 0। कि भाई आपको सिलेंडर का पूरे का नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालना है तो इस सर्किल का निकालेंगे, इस सर्किल का निकालेंगे और कर्व्ड सरफेस का निकालेंगे। अब देखो वायर के ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर नहीं जा रही, ऊपर नहीं जा रही तो इस सर्किल का फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। नीचे नहीं जा रही तो नीचे वाले का भी क्या होगा, 0 होगा। फ्लक्स किसका आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का। राइट में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स आने वाला है। नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकालेंगे। गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने एक वायर लिया, वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा Q, ठीक है। इनफाइनाइट वायर था, हमने L लेंथ का वायर कंसिडर कर लिया और यहाँ पे गॉसियन, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो इसका क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक साथ निकाल नहीं सकते, 3 सरफेस बन रही है, एक सर्किल, दूसरा सर्किल और एक कर्व्ड। तो टोटल फ्लक्स फाई क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 φ2 φ3 किस किस का होने वाला है, तो देखना मैंने ऊपर वाले यहाँ पे सर्किल का छोटा सा एरिया ले लिया ds। एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो राइट में होगी या लेफ्ट में होगी या आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। अगर राइट में लेफ्ट में कैसे भी कंसीडर करो, थीटा कितना होने वाला, E और n के बीच में 90 डिग्री। इसका छोटा सा फ्लक्स आएगा E.ds और इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरे सर्किल का आ जाएगा कितना, φ1। ये हमारे पास फर्स्ट रीजन होने वाला है, फर्स्ट सरफेस आ गई। नीचे वाले सर्किल में भी हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेंगे ds। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका क्या आ जाएगा, φ2, ये सेकंड।
और थर्ड हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज सरफेस का आपके पास जो है सरफेस एरिया, इसका हम छोटा सा एरिया ले लेंगे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा सेंटर से परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, इसका क्या आ जाएगा φ3, कि छोटे से का तो क्या आएगा E डॉट ds, और इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा कर्व्ड आ जाएगा। तो एक सर्किल, दूसरा सर्किल और ये आपके पास कर्व्ड सरफेस, तीनों को ऐड करेंगे तो सिलेंडर का टोटल फ्लक्स आ जाएगा, यही लिखा हुआ है φ1 φ2 φ3। ठीक है, ये आपके पास थर्ड रीजन, कोई दिक्कत। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, इसको ओपन करोगे कि फाई की वैल्यू आपके पास आने वाली है, ये आएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, फर्स्ट रीजन का होने वाला है। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds सेकेंड वाले सर्किल का, और थर्ड आपके पास आएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, ये थर्ड। बताओ, नॉर्मल तरीके से तीनों का हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे डॉट को, तो ये बनेगा E ds cos थीटा n कैप, दूसरा भी ये बनेगा E ds cos थीटा n कैप, और तीसरा क्या बनेगा E ds cos थीटा n कैप। यानी आपके पास पहले में देखो यहाँ थीटा कितना था 90, सेकेंड रीजन में भी थीटा 90, और थर्ड रीजन में थीटा क्या था 0, ये होने वाला है। यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे तो ये बन जाएगा E ds cos 90, ये भी बन जाएगा E ds cos 90, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा E ds cos 0, और cos 90 कितना होता है 0, यहाँ पे भी cos 90 कितना होगा 0, और cos 0 कितना होगा 1। तो देखो ये तो 0 हो गया, यानी φ1 आपका 0 हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो राइट में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, इनवर्ड जाएगी, आउटवर्ड आएगी, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया से जाएगी, सर्किल से ऊपर नहीं जा रही, सर्किल का फ्लक्स 0, नीचे वाले सर्किल से नहीं जा रही, उसका फ्लक्स भी 0। कौन सा आएगा, बस बीच वाला कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आप टोटल फ्लक्स को क्या लिखोगे कि आपके पास टोटल फ्लक्स आया, पहला 0, दूसरा 0, और तीसरे के अंदर आया क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds, cos 0 की वैल्यू 1। और जैसे ही यहाँ पे देखोगे E तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे ds का। अब यहाँ पे आपके पास इसका छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, और वो कितना होता है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r, उसकी रेडियस l, उसकी लेंथ 2 पाई r। ये देखोगे कि सिलेंडर की रेडियस भी ये r ही होने वाली है, और आपके पास लेंथ कितनी है l। बताओ क्लियर है। तो ये आपके पास आया, तो फ्लक्स आ जाएगा टोटल E इंटू 2 पाई r l। बताओ, इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मल तरीके से हमने सिलेंडर का फ्लक्स निकाल लिया, अब उसके अंदर चार्ज कितना कंसिडर किया हुआ है Q। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो गॉस के अकॉर्डिंग उसका फ्लक्स क्या होने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम उसका फ्लक्स होगा, वो होगा टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब उस सिलेंडर का फ्लक्स कैसे भी निकालो, नॉर्मल से निकालो चाहे गॉस से निकालो, फ्लक्स तो सेम ही आना है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो आपके पास E इंटू 2 पाई आर एल किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। देखना ये सारा का सारा मामला नीचे चला गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। और आपने पढ़ रखा है Q बाई एल को हम क्या लिखेंगे, लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखने वाले हैं। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो कांस्टेंट रहता है, या फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, देखना कितना, 2 लेमडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बन जाएगा। पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को क्या लिखेंगे, के, 9 इंटू 10 की पावर 9, यानी आपके पास ये बन जाएगा 2k लेमडा बाई आर। 2 आपका कांस्टेंट होगा, k फिक्स होगा, k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, लेमडा आपका कांस्टेंट होने वाले किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे। मतलब आप इस वायर से जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी आप लिख सकते हो कि E जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R के। और E और R के बीच में अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसा बनने वाला है, ये स्मॉल r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ग्राफ आपका बनेगा वो बनेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये, या फिर ऐसे बना दो, या फिर ये ग्राफ बनने वाला है। तो देखो कुछ नहीं करना, आपके पास एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, उसका आपने स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लिया, स्मॉल लेंथ ले ली L, उसमें चार्ज कितना होगा Q, लेमडा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपने उसको क्या किया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में क्लोज किया,
उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, तो उसका हम क्या किया, नॉर्मल तरीके से फ्लक्स निकाल लेंगे। 3 रीजन बनेंगे, सर्किल, सर्किल और कर्व। सर्किल सर्किल से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, फ्लक्स क्या होगा, 0, और कर्व्ड का आ जाएगा E इंटू उसका एरिया कितना होगा 2πrl, और गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 फॉर्मूले आप ये भी याद रख सकते हो, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r, या फिर 2k लैम्डा अपॉन r भी याद रख सकते हो। ये आपके पास पहला एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट शीट के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।